आप सबका मेरे क्लास में फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कुछ टॉपिक था उसके बारे में बात किए थे, जिसमें से अम्ल क्षार के बारे में आर्हेनियस के अनुसार बता दिए थे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम बोलते हैं क्षार। इतना बता दिए थे। इसमें यह था आर्हेनियस के अनुसार। दूसरा आता है ब्रॉनस्टेड और लोरी के अनुसार। ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार क्या होता है, ये पूरा सा रहेगा। ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार नंबर 1 अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ जानिए। प्रोटॉन का जो संकेत होता है H+ होता है कि जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो H+ में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका है प्रोटॉन। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह प्रोटॉन में बदल जाता है। तो अम्ल ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार क्या होगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। उल्टा कर देंगे काम हो जाएगा। ये कई परिभाषा से ज़्यादातर आपका आर्हेनियस के अनुसार पूछा जाता है परीक्षा में और उसी के हिसाब से उदाहरण, लेकिन आप ब्रॉनस्टेड और लोरी का भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वह क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl को यदि आप जल में डालते हो, प्रोटॉन मतलब H निकलेगा। ठीक है, तो H निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो H3O+ बनाएगा प्लस Cl-। तो ये हमारा HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। क्यों भाई हो गया, क्योंकि यह प्रोटॉन जल को दे दिया। प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। ठीक है, उसी तरह NH3 प्लस H2O। ठीक है, NH3 प्लस H2O करेंगे तो क्या बनाएगा, NaH4 प्लस और बचा क्या, OH-। ठीक है, तो NH3 प्लस H2O NH4 प्लस। अब यहाँ पर देखिए NH3 ने क्या किया, इससे प्रोटॉन को ले लिया। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन को ले लिया। यहाँ 2 हाइड्रोजन देखो, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। अगर आपको ऐसे प्रोटॉन समझ में नहीं आता, बस देखिए ये हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है बस। तो अब देखिए NH3 में एक प्रोटॉन बढ़ गया, यानी हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी कि प्रोटॉन ले रहा है। तो हमने बताया कि जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल होता है, प्रोटॉन लेता है वह क्षार होता है। तो ये प्रोटॉन ले लिया तो इसका मतलब NH3 क्या है, क्षार है। तो ऐसे हम समझ लेंगे कि जो पदार्थ प्रोटॉन देता है उसे अम्ल कहेंगे और जो पदार्थ प्रोटॉन लेता है उसे क्षार कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद अब इसमें कोई भी परमाणु चाहे उदासीन हो चाहे आयनिक हो, यदि वह प्रोटॉन दे रहा है तो अम्ल हो सकता है और अगर ले रहा है तो क्षार हो सकता है। कोई भी रहे, आपको बस लॉजिक से समझना है कि प्रोटॉन कैसे दे रहा है कैसे ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा एक और उदाहरण देखते हैं। CO3 कार्बोनेट आयन इसको बोलते हैं प्लस H2O। यहाँ पे बनेगा HCO3- प्लस OH-। अब यहाँ पर देख लीजिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट इससे क्या ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है। तो इसका मतलब CO3 क्या है, अम्ल है। ठीक, अगर इसका देखा जाए जल, तो यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्योंकि भाई ये प्रोटॉन दे रहा है और ये ले रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। तो आप जान गए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होता है, ब्रॉनस्टेड के अनुसार अम्ल क्षार क्या होता है। अब हम अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका कि इसको हम बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं।
अगर कुछ भी लिखा है बड़े कोष्ठक के अंतर्गत तो हम उसे बोलेंगे सांद्रण लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ए बड़ा कोष्ठक, तो ए सांद्रण, ठीक। अगर हमने लिख दिया H2 बड़ा कोष्ठक में तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन सांद्रण, ठीक। यदि हमने लिख दिया H+ तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, इस पे आयन है तो हाइड्रोजन आयन, या बड़े वाले कोष्ठक को सांद्रण। क्लियर। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। इसका जो परिभाषा होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्रामों में मात्रा हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। 1 लीटर विलयन में या 1 लीटर विलायक में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्रामों में मात्रा हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं pH। ये आपका इम्पोर्टेंट है pH। यदि आपको कक्षा 10 में सफलता पानी है तो हमारे नोट्स को आप अपने हाथों से लिखें और उसे याद करें, क्योंकि आप सबके लिए मैं अपने हाथों से लिख करके ये नोट्स बना के आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर सकें और पढ़ सकें। तो जान लेते हैं यहाँ पे pH क्या होता है। ये जो मैं लिया हूँ इसका PDF आपके मोबाइल पर WhatsApp नंबर पे पहुँचेगा जब यह पाठ ख़त्म हो जाएगा तब। pH क्या होता है, तो pH को सबसे पहले सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विलयन की अम्लता और क्षारकता को ज्ञात करने के लिए pH पैमाना का यूज किया था, ठीक है। तो pH क्या होता है, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बताता है। इस पे कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक सोरेनसन थे। इन्होंने pH ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया था, pH बराबर -log H+ आयन सांद्रण। बोलो, थोड़ा सा मुझे आदत है, हम बोलेंगे भाई हमेशा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमारे मुंह से हमेशा सांद्रण न निकल के कंसंट्रेशन निकलेगा, तो आप दूसरा कोई भाषा मत समझ लीजिएगा। जैसे pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सूत्र होता है pH ज्ञात करने के लिए। इसका परिभाषा आपके सिलेबस से ख़त्म हो चुका है, परिभाषा आपके लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं होता क्या है। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा नोट्स से, फिर भी ये यहाँ पे परिभाषा आवश्यक नहीं है, पहले था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। 30% आपका सिलेबस माइनस हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और pH ज्ञात करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, फिलहाल सूत्र के बारे में बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा सा pH से संबंधित समझ लेते हैं। कुछ पैरामीटर होते हैं, उसको आप समझिए। 3 मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट। जिस विलयन का pH 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है। जिस भी विलयन का pH 7 होगा वह विलयन उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। जिसका pH 7 से अधिक होगा, यह बड़ा मुंह का मतलब बड़ा समझ लीजिए, 7 से अधिक होगा जिसका pH, वह क्या होगा, क्षार होगा। अगर जिसका pH 7 से कम होगा, यह देख लीजिए इधर बड़ा मुंह आ गया, यह छोटा मुंह यानी pH कम हो गया, तो वह अम्लीय होगा। तो आपको 3 पॉइंट याद रखनी है। ऐसा विलयन जिसका pH 7 होता है वो उसकी प्रकृति उदासीन होगी, जिसका pH 7 से अधिक है वह क्षारीय होगा, और जिसका 7 से कम है वह अम्लीय होगा। इसमें आपको नोट करना है। अब pH ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, वैसे आपका सूत्र 1-2 से ही काम चल जाएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा में सूत्र। सबसे सिंपल सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 के घाते -pH। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एकदम आसानी से लगा देंगे। जैसे मान लो हमने कह दिया, ऑप्शन वाला प्रश्न में दे दिया, आप कितना समय लगाओगे, कह देगा एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है, इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे जब यह सब हो जाएगा। एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा 10 घाते -5 है, तो इस विलयन का pH क्या होगा। ऐसे अगर प्रश्न दे दिया बहुविकल्पी में तो क्या करोगे, टाइम लोगे, नहीं कुछ नहीं। इसके जगह पे यह रख दूँ 10 घाते -5 बराबर 10 घाते -pH। जानते हो कि बेस बराबर होते हैं तो घात भी बराबर हो जाते हैं, यह माइनस माइनस कट यानी pH बराबर 5। सिंपल सा, जैसे ही देख लोगे घात के रूप में अपना बना लोगे।
तो ये आप सूत्र याद रखेंगे, और सारे सूत्र हैं निकालने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था pH बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है। लाग के सूत्र पे आएगा तो आपको लाग वाला सारे फार्मूला याद होना चाहिए। लाग A गुणे B बराबर क्या होता है, लाग A प्लस B, ठीक। ऐसे ही लाग मान लो m के पावर n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n को आगे भेज दोगे तो n लाग m ऐसे बन जाएगा। ये सब सूत्र आप 10 में मैथ से पढ़ लेंगे। जो लोग मैथ से नहीं हैं तो उनको इतना आप याद रख लीजिएगा, इतना से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो pH इतना है। pH में क्या होता है, बस आपको याद रखना है कि इसका सूत्र कैसे निकालेंगे और किस विलयन का pH कितना होगा। 7 होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय। बस इसमें इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, तो आप जानते हो हमारे शरीर में जो होता है, पेट होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसका जो pH होता है वह लगभग 2 होता है। अगर pH की मात्रा यानी अम्लता बढ़ जाती है तो पेट में जलन होती है, यह सब जानते हैं। pH परिवर्तन से हमारा दांत टूटने लगता है। जैसे छोटे बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट खाते हैं तो उसमें मीठा होता है, तो मीठा होता है तो उनमें एंजाइम पाई जाती है लार में, जो क्या करते हैं उसको एस्टिक एसिड में चेंज करती है। एस्टिक एसिड बढ़ने का मतलब दांत का अम्ल से जान लो कि कोई भी चीज़ रहेगी तो उसका संक्षारण होगा यानी क्षय होगा। तो वैसे ही इसका दंत क्षय में pH का उपयोग है। और सभी जीव जंतु होते हैं उनमें pH एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। यदि कम होगा या ज़्यादा होगा तो उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, बीमार हो सकते हैं, या ज़्यादा बढ़ या घट गया तो मर भी सकते हैं। तो इसमें pH का बहुत सारा योगदान होता है। इसके बाद हमारा है सूचक। क्या होता है सूचक? होता है सूचक, हम उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को बताता है। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है। 2 तरह का लिटमस पेपर होता है, एक नीला होता है, एक लाल होता है, ठीक। तो लिटमस पेपर क्या करता है, ये एक तरह का सूचक है। ये क्या करेगा, विलयन की अम्लता और क्षारकता को बताएगा। यदि विलयन अम्ल होगा तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा, यदि क्षार होगा तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आप इसको नोट्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको समझना है कि अम्ल जो होगा वह नीला लिटमस को लाल कर देगा और जो क्षार होगा वह लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो सूचक, इंडिकेटर नाम सुने होंगे, जैसे इंडिकेटर जला लो, सूचना दो। तो फिर इसके बाद लिटमस का काम इतना है कि क्या बताएगा, अम्लता और क्षारकता को बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं अम्लों के गुण क्या होता है। जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। यह संक्षारण का काम करते हैं, मतलब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे यानी समाप्त करेंगे, ठीक है। यह क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऐसे ही क्षार का हो जाएगा, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, यह सब इसमें जानेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल के बारे में जैसे HCl, क्षार NaOH आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे NaCl प्लस H2। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी में एक और आता है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा। अब देखिए नाम से ये मतलब अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा,
ठीक है। उदासीनीकरण में होता है क्या, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसमें जुड़ गया उष्मा। भाई अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे तो उसमें जो उष्मा निकलेगी या फिर अवशोषित होगी, उसी उष्मा को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण उष्मा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक चीज़ और इसमें जानना है उदासीनीकरण उष्मा में कि अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो उसकी उदासीनीकरण उष्मा जो होगी वह 13.7 किलो कैलोरी होगी या इससे अधिक होगी। ठीक है, अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो उसकी उदासीनीकरण क्या होगा, 13.6 किलो कैलोरी से अधिक या 13.7 कैलोरी होगा। ठीक है, अगर इनके अलावा दुर्बल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो गया, इन सब की अगर अभिक्रिया होती है तो इसमें उदासीनीकरण उष्मा क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा, 13.7 से कम होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं एक दो। जैसे HCl हो गया प्लस, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था NaOH, तो जान ही रहे हैं क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, H2O बनेगा तो बना लेगा, इसमें क्या होगा 13.7 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होगी। या प्लस का मतलब होता है निकलना। ठीक है, प्लस बना है इसका मतलब कि उष्मा उत्सर्जित हो रही है, अगर माइनस आ जाएगा तो अवशोषित हो जाएगी। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, HNO3 प्लस KOH। HNO3 प्लस KOH बराबर आपका हो जाएगा KNO3 प्लस H2O। अब इसकी जो उष्मा हो जाएगी वह 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये सब देखिए, यह प्रबल अम्ल है, यह प्रबल क्षार है, यह प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, इसलिए इसकी उष्मा क्या 13.7 है। अगर दुर्बल होता तो माइनस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।